हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BEGLA 135 का असाइनमेंट दिखाऊंगी। अभी जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए ना आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप PYQs कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ना वो कर रहे हैं, उनके साथ साथ में जो भी आपके प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स हैं उन्हें भी ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट असाइनमेंट से पूछे गए हैं। दूसरा, आप जब असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और आपको इग्नू के पेपर्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, या आपका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो असाइनमेंट को अच्छे से देखने से, समझने से आपको क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया लगेगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है ना, उसमें इंग्लिश का क्या रोल रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही सब हम इस पेपर में पढ़ते हैं। इस पूरी बुक में आपका वही है और बहुत इजी है ये बुक, ज़्यादा टफ नहीं है आपकी। दूसरी चीज़ की इंग्लिश के ना 2-3 कोर्सेज़ हैं, जैसे आपका इंग्लिश एट वर्क प्लेस है, ये इंग्लिश इन डेली लाइफ है। ऐसे जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो आपकी इजी होती हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। बजाय इसके जैसे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक पढ़ेंगे ना तो वो हो सकता है आपको थोड़ी सी टफ सी लगे, लेकिन ये एक बेसिक रीडिंग मांगता है। बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप इस पेपर को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक पैराग्राफ गिवन है, जैसे आपका 10th 12th CBSE बोर्ड में या फिर अकेडमिक्स में आपने देखा होगा इंग्लिश के पेपर में जो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है ना, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, उसमें एक कॉमन चीज़ होती है कि आपको ऐसे पैराग्राफ गिवन होता है और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ के बिहाफ पे देने होते हैं। तो यही सेम पैटर्न भी इस असाइनमेंट में फॉलो किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ गिवन है, इसके बाद में इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। वैसे जो इससे पहले वाला इंग्लिश का पेपर मैंने दिखाया था उसमें पैराग्राफ से बेस्ड आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे जो वेटेज है वो भी ज़्यादा है, प्लस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से बेस्ड हैं F पॉइंट तक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको ये पार्ट्स दे रखे हैं F तक। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको टफ बना दिया गया है। और वो कैसे, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस, आप कुछ भी दिमाग में रख सकते हैं। कुछ आपको फ्रेजेस टाइप में दे रखे हैं। आपको ना पहले तो इनका मीनिंग समझना है कि क्या मीनिंग होता है, और वही सिमिलर मीनिंग या वही सिमिलर वर्ड आपको पैराग्राफ में ढूंढना है कि उसको और क्या कहते हैं। जैसे मानिए हिंदी में हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, लाइक वाटर है, वाटर को जल और नीर कहा जाता है। तो यहाँ पे ना मैं आपको इन वर्ड्स में दे दूँ जल, और आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जल को ना वाटर भी कहा जाता है। तो आपको पैराग्राफ में वाटर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो यही चीज़ बच्चा आपको दे रखी है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये फ्रेजेस आपको गिवन हैं, इसमें इनका जो जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपको पैराग्राफ में से वर्ड वहाँ से पिक करना है कि इनका सिमिलर मीनिंग पैराग्राफ में क्या गिवन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2A में आपको क्या चीज़ दे रखी है। यहाँ पे ना आपको टेंस की नॉलेज मांगी गई है। अगर आपको टेंस आती है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको कुछ पैराग्राफ कुछ स्टेटमेंट में ब्रैकेट में वर्ड्स गिवन है। आपको जो स्टेटमेंट है ना उस अकॉर्डिंग जो वर्ड गिवन है आपके ब्रैकेट में, उसकी आपको टेंस चेंज करनी है। यहाँ पे देखिए जो फिलअप्स आपको गिवन है ये सारे पास्ट टेंस में हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कई केसेस में आंसर 1 से ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आपके लिए ना एक पार्ट यहाँ पे किया गया है कि ये स्टेटमेंट है, आपको इसका आंसर लिखना था पास्ट टेंस में, तो हैपेंड हो गया। चाहे पास्ट आप कोई भी ले रहे हैं, सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड है और आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2B क्या आता है। यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट क्लॉज आपको देना है। ये देखिए असाइनमेंट है, जब आपको ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करके दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको
सॉल्व नहीं किया करके दिया जाता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्लॉज टेस्ट दे रखा है, वो आपको आंसर करने हैं। 10 मार्क्स की वेटेज है तो 10 ही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ना आपकी स्कोरिंग की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ना स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे मेन मोटिव आपका शीट फिल करने का होता है और दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और यूजुअली जो क्वेश्चन है वो एक स्टोरी बेस्ड होता है जिसमें आप आंसर्स को लिख पाते हैं बहुत आराम से। वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली भी नहीं लिख पाएंगे तो भी आप इतना तो उसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मोर एंड मोर यंग पीपल लीडिंग स्ट्रेसफुल लाइफ्स आर अनेबल टू कॉप विद देयर सिचुएशंस, राइट अ डायलॉग बिटवीन। देखिए ये जो स्ट्रेस है ना, एक मेजर प्रॉब्लम है। एक होता है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नहीं अलग रख सकते, तब आपको स्ट्रेस हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग स्ट्रेस तो लेते ही हैं, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी भी होती है कि उनको एंजॉय करना भी आता है। उन्हें पता है उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि कोई भी इस पूरी पूरी एंटायर वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, लेकिन आप उस स्ट्रेस को कैसे टैकल कर रहे हैं ना, वो चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे जैसे बड़े बुजुर्ग बैठ के बात नहीं करते कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन, तो यहाँ पे भी ना यही चीज़ आपको दी गई है कि आपको एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है बिटवीन अ काउंसलर एंड अ स्ट्रेस यंग पर्सन। तो एक काउंसलर है, एक स्ट्रेस पर्सन है, वो अपने काउंसलर के पास में जाए कि ये मुझे प्रॉब्लम है और फिर वो किस तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, इसके बाद में देखिए इसमें वर्ड लिमिट आपको दे रखी है 250 वर्ड्स, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो भी ऐसा राइटिंग पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन यू शुड अटैम्प्ट एटलीस्ट 20 मार्क्स हैं। अगर आप उसको अटैम्प्ट करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी लिखने का ट्राई करेंगे क्वेश्चन को स्टिक करते हुए, तो भी आपको ना 5-6 मार्क्स कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ये सोचिए, जब आपको 100 में से पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपको अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना है तो भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी इंग्लिश जैसे भी हो, अगर सब्जेक्ट ले लिया है गलती से या जैसे भी, तो आप वहाँ पे ये आंसर्स को अटैम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना है आपको 250 वर्ड्स में ऑफ अ ग्रेट सोशल वर्कर इनटू इम्पैक्टेड सोसाइटी पॉजिटिवली। देखिए क्वेश्चन कितना आपके लिए इजी दे रखा है। ये टफ कर सकते थे जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी दे देते कि इनके बारे में ही आपको वर्ड्स लिखने हैं। मान लीजिए वो पर्सनालिटी के बारे में आपने नहीं सुना हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ना एक क्रिकेटर के बारे में ये बोलें कि आपको एक क्रिकेटर के बारे में उनकी बायोग्राफिकल स्केच लिखनी है। सपोज़ ये कोई ऐसे क्रिकेटर का नाम देते जहाँ पे जिनके आसपास में ही आप ना हो, जिनकी नॉलेज ही ना हो, जिनके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, वो आपके लिए टफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब एनी होता है ना कि कोई भी आपको लिखना है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपने कुछ भी किसी के भी बारे में सुना है वहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए सपोज़ कि इस क्वेश्चन में ना आप किसी सोशल वर्कर का नाम ही नहीं जानते, हो भी सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ है नहीं जानते हो, तो भी उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी नाम थोड़ा बहुत भी स्ट्राइक करें वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आप ना ये लिख सकते हैं कि एक सोशल वर्कर है ना, वो सोसाइटी को क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें दे सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड आप पकड़िए कि इसमें सोशल वर्क किया और ये सोसाइटी को दिया गया, तो वहाँ पे आप अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के स्किप करके नहीं आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देर इज़ एन एशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन योर एरिया विच इज़ स्लोली कम्बरिंग एंड नीड्स टू बी रिवाइव। देखिए ये बहुत कॉमन है, जैसे यहाँ पे आप आगरा के ताजमहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या को बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो बहुत पहले टाइम में बने थे, अभी उनकी केयर इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, जिस वजह से उनको उन पर डैमेज हो रहा है, या फिर लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पे हाइजीन पर्पज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको ये क्रम्बलिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जैसे चीज़ें जंग लग के टूटने लग जाती है ना, तो ऐसे क्रम्बलिंग हो गया कि काफ़ी हद तक वो डैमेज होने लग जाए, उसको दोबारा से मरम्मत की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो किस तरीके से एज अ लोकल लीडर आप उसमें क्या क्या तरीके से आप उस मॉन्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है कि आप उसको सेव क्यों करना चाहते हैं, वो धरोहर जो है उसके क्या रिलीजियस वैल्यूज़ हो सकते हैं, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन ये भी आपका 250 वर्ड
वर्ड्स का है, 20 मार्क्स का है और 250 वर्ड्स में 4 to 5 पेजेस मैक्स टू मैक्स आप लिखिएगा। अगर आपको ज़्यादा भी नहीं आ रहा है तो 3 पेजेस में भी आप आंसर को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन यू शुड राइट, एटलीस्ट यू शुड राइट, बिकॉज आप छोड़ के आएंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप अटैम्प्ट करके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।